जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 113 को करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को भी दबा ले। ठीक है, बेल आइकन को आपको दबाने से क्या होगा कि जब हम वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले उसका मैसेज जाएगा आपके पास। ठीक, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल PDF पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक, और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख ले। ठीक, और आप लोग वीडियो में कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक, चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। ठीक ना, इस सब में से कौन है जो कि मिश्र धातु नहीं है। ठीक ना, मिश्र धातु इसमें से कौन है, देखिए ऑप्शन में देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ स्टील। देखिए स्टील जो है एक मिश्र धातु है। ठीक है, देखिए स्टील किसका किसका मिश्रण होता है। ये होता है आपको लोहा, लोहा हो गया, उसके बाद कार्बन हो गया। और कार्बन की जगह कभी कभी जो है ना क्रोमियम भी रहता है। ठीक ना, अब देखिए बीम दिया हुआ है पीतल। देखिए पीतल जो है आपको ये तांबा और जस्ता का मिश्रण है। किसका है, ये तांबा एंड जस्ता का मिश्रण है। ठीक, अब देखिए ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज को ही क्या कहा जाता है, तो ब्रॉन्ज को ही कांसा कहा जाता है। ठीक ना, कांसा, ये कांसा जो है किसका मिश्रण है, तो ये मिश्रण है आपको तांबा और टीन का। ठीक, किसका है ये, तांबा प्लस टीन का मिश्रण है। ठीक ना, लेकिन ये तांबा जो देखिए, तांबा क्या आपको ये मिश्र धातु नहीं है। ठीक, क्या है ये, तो धातु है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तांबा। ठीक, ये हमसे मिश्र धातु नहीं है यही पूछा है। ठीक ना, तो चलिए अगला प्रश्न है कि रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक ना, यहाँ देखिए रेत और नेप्थलीन, नेप्थलीन देखिए इसमें देखिए क्या है कि रेत और नेप्थलीन में, ये नेप्थलीन कैसा पदार्थ है, तो ये एक प्रकार का ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। ठीक है ना, कैसा है, तो ये ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। ठीक है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना ठोस से जो है ना ये बिना द्रव में बदले सीधे ये गैस में बदल जाएगा। ठीक ना, तो ये उत्पादन में यही होता है। ठीक ना, तो इसमें जब देखिए रेत और नेप्थलीन का मिश्रण है, देखिए यहाँ पर ये रेत हो गया और ये नेप्थलीन दोनों मिला हुआ है। ठीक ना, देखिए जब इसको हम ऊर्ध्वपातित कर देंगे क्या होगा, नेप्थलीन ऊपर उड़ जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा तो इसको हम कहीं पर स्टोर कर लेंगे, तो नेप्थलीन अलग हो गया और रेत देखिए यहाँ बच गया। यानी क्या दोनों मिश्रण क्या है, अलग हो गया। ठीक ना, तो ये किस विधि से अलग हुआ, ये होगा आपको ऊर्ध्वपातन विधि से। ठीक ना, इसे इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है। देखिए ट्राइग्लिसराइड क्या है, देखिए ट्राइग्लिसराइड क्या है, ये जो है ना शरीर में जो वसा पाया जाता है, शरीर में वसा, उसी में ये ट्राइग्लिसराइड पाया जाता है। ठीक ना, शरीर में जो वसा पाया जाता है मतलब उसी में जो है ना ये पाया जाता है। ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार का ये वसा है। ठीक ना, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाए, सी हो जाएगा वसा। ठीक ना, ये जो है ना वसा कोशिका में जो है ये संचित रहता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है उस पर से, मतलब कौन सा ऐसा धातु है जिस पर कि भाप और जल का कोई प्रतिक्रिया नहीं होता। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये हुआ। ठीक, देखिए धातु में कौन कौन है जो कि भाप या जल से प्रतिक्रिया नहीं करता, तो सबको देख लीजिए। ठीक, एक है आपको लेड, लेड हो गया, कॉपर हो गया, कॉपर को ही तांबा कहते हैं, कॉपर, सिल्वर, सिल्वर, सिल्वर को चांदी हो गया, यही चांदी। उसके बाद देखिए सोना यानी कि गोल्ड, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया। ये सब क्या है कि ये जो है ना आपको वाष्प और जल से जो है ना ये अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक ना, यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन में तांबा दिया हुआ है। ठीक ना, तो तांबा ही इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके चयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न, मतलब कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि पचेगा तो हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, देखिए इस सब में से क्या है, देखिए वसा, वसा जो है ना पचता है तो ये ज़्यादा ऊर्जा देता है। ठीक ना, देखिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जब देखिए 1 ग्राम वसा पचेगा तो हमें कितना ऊर्जा मिलेगा, तो ये हमको 9.3 केजी कैलोरी ऊर्जा मिलेगा, यानी कि 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगा। ठीक है ना, जब क्या होगा, वसा जब पिघलेगा। ठीक ना, देखिए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जब ये पचता है तो इससे कितना ऊर्जा मिलता है, जिससे आपको 4 केजी कैलोरी मिलता है। ठीक है, कि 4 किलो कैलोरी मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे अधिक तो वसा से ही मिल रहा है। ठीक ना, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि अति मुलायम खनिज जिसे टाल्क कहते हैं, टाल्क यानी कि सोप स्टोन, सोप स्टोन क्या है, देखिए सोप स्टोन जो है आपको मैग्नीशियम सिलिकेट को सोप स्टोन कहते हैं। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मैग्नीशियम सिलिकेट। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है। ठीक है, कि सभी आवश्यक अमीनो अम्ल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब सभी आवश्यक अमीनो अम्ल क्या होता है, एक प्रकार का अमीनो अम्ल क्या है, तो ये प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक ना, तो ये प्रोटीन जितना भी होता है तो ये जो है ना आपको इस ऑप्शन के अनुसार अंडा में अधिक होता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना, देखिए अंडा अंडा जो है ये प्रोटीन का उत्कृष्ट स्रोत है, क्योंकि बढ़िया स्रोत है ये अंडा। ठीक ना, और इसमें क्या होता है कि आवश्यक अमीनो अम्ल का जो है अनुपात रहता है। ठीक है ना, आवश्यक अमीनो अम्ल का इसमें सही अनुपात रहता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, इस सब में से कौन है जो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, देखिए गेहूं है, जौ है, मक्का है, चावल है। ठीक ना, तो इस सब में से कौन है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में चावल दिया हुआ है, तो यही जो है इस सब में से मुख्य रूप से क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना, देखिए जब हम 100 ग्राम चावल को जब हम टूटता है, 100 ग्राम चावल जब टूटता है तो इससे कितना कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, ये होता है आपको 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ठीक ना, यहाँ तत्व का है। ठीक, देखिए तत्व तत्व क्या होता है कि एक ही प्रकार के परमाणु से अगर बना होगा ना कोई भी, तो ये क्या हो जाएगा, आपको तत्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक ही प्रकार परमाणु, जैसे देखिए हाइड्रोजन H2 एक ही प्रकार का है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर H2 हो गया, सी हो गया, C2 हो गया, तो ये भी हो गया। ठीक ना, ये सब क्या आपको तत्व है। ठीक है, तो अभी तक में कितना तत्व पाया जाता है पृथ्वी पर, कि कितना खोजा गया। ठीक है, ये टोटल जो आपको 118 खोजा गया है। ठीक है, तो किस ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है। ठीक ना, मूल तत्व सब में से कौन है। ठीक ना, देखिए मूल तत्व कौन है, देखिए रेत है, यहाँ संगमरमर है, शक्कर है। ठीक ना, और देखिए हीरा 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 जो है ना आपको ये मूल तत्व। ठीक है, ये कैसा है, ये कार्बन का जो है ना आपको शुद्धतम रूप है। ठीक ना, ये कैसा है, तो ये कार्बन का शुद्धतम रूप है। ठीक, शुद्धतम रूप है, तो यही मूल रूप हो गया। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थान क्या होता है। ठीक ना, मतलब कि गैस का जो विनिमय होता है फेफड़ा में, तो वो कहाँ पर होता है। ठीक ना, देखिए फेफड़ा में क्या होता है कि ब्लड जो रक्त से जो है ना आपको कार्बन डाइऑक्साइड जब आता है रक्त से, कार्बन डाइऑक्साइड जब रक्त से फेफड़ा में प्रवेश करता है, यानी कि ये फेफड़ा में जाता है, तो ये क्या होता है, इस प्रक्रिया में जो है ना फेफड़ा में स्थित होता है एक, तो एल्वियोलो होता है। ठीक है ना, एल्वियोलो एल्वियोली जो होता है, यही एल्वियोली तथा इसके साथ साथ जो है ना कुछ सूक्ष्म वाहिकाएं होता है। ठीक ना, कुछ सूक्ष्म वाहिकाएं। ठीक ना, ये सूक्ष्म वाहिका जो है ना, ये सब जो है ना करके क्या करता है आपको, तो गैस का विनिमय करता है, वो शुद्ध करके इसको जो है ना खून में पूरा पुनः मिलाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कौन कर रहा है विनिमय, तो ये एल्वियोली कर रहा है। ठीक ना, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल्वियोली। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि खनिज खनिज यानी कि मिनरल क्या है। देखिए खनिज क्या है, देखिए खनिज जो है ये प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। ठीक है, ये देखिए प्राकृतिक रूप से, ये प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला क्या है आपको, ये अकार्बनिक ठोस है। ठीक, ये अकार्बनिक ठोस है। ठीक ना, ये प्रकृति में पाया जाने वाला कैसा ठोस है, तो ये अकार्बनिक ठोस है। ठीक ना, तो ये अकार्बनिक ठोस है। ठीक ना, और देखिए ये कैसा इसका आकार संरचना होता है, इसका संरचना होता है आपको रवाकृत होता है। ठीक, तो रवाकृत संरचना ये बनाता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो अकार्बनिक ठोस हो जाएगा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती है। ठीक है, देखिए रक्त में क्या है कि ऑक्सीजन कम हो गया। ठीक, ऑक्सीजन क्या हो गया, कम हो गया। ठीक, तो ऑक्सीजन कम हो गया तो इसको हम कम को पूर्ति करेंगे ना, इसको अधिक करेंगे, तो अधिक क्यों कब करेंगे, अधिक इसको कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, सांस की गति में हम तेजी ला देंगे, तब हमको ऑक्सीजन ज़्यादा जाने लगा। ठीक ना, यानी क्या होगा कि सांस की गति क्या हो जाएगा, बढ़ जाती है। ठीक ना, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है। ठीक ना, यानी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो विषाक्तता है वो किसको प्रभावित करता है। ठीक ना, तो कहाँ पर ही देखिए ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए, पाचन में का है, लीवर, किडनी, तो मतलब क्या है कि मानव शरीर के बारे में का है। ठीक ना, तो मानव शरीर में क्या करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जब ये शरीर में प्रवेश करता है तो ये जो है ना आपको ब्लड में जो हीमोग्लोबिन रहता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, ये हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा ये संयोग बनाता है। ठीक है, कि हीमोग्लोबिन के साथ ये मिल करके, ये हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है। ठीक ना, मिलने के बाद क्या कर लेता है, ये आपको हीमोग्लोबिन को बदल देता है किस रूप में, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में इसको बदल देता है। किस में, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में
बदल देता है, ठीक ना। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो बदल देता है, इसमें क्या होता है कि रक्त में जो ऑक्सीजन का परिवहन रुक जाता है, ठीक ना। और रक्त में जो ऑक्सीजन कम जाता है, ठीक ना, यानी कि इसमें ऑक्सीजन के वहन को ये रोक देता है, ठीक ना, रक्त में, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कि रक्त की ऑक्सीजन की वहन करने की क्षमता को ये प्रभावित करती है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडली तंत्र अभिव्यक्त होता है, ठीक है। कोहरा में कौन सा कोलाइड होता है, देखिए कोहरा में क्या होता है, देखिए गैस में जो है ना द्रव रहता है कोहरा में, ठीक है। देखिए कोहरा में क्या होता है कि द्रव का थोड़ा मात्रा रहता है ना, तो ये क्या होगा, तो ये गैस में क्या हो गया, द्रव का मिश्रण हो गया, ठीक है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार कर लिया, ठीक है। 100 ग्राम चीनी है जिसको कितना पानी में डाले हैं, तो ये आधा लीटर पानी में डाले, ठीक। इसमें ये आधा लीटर में, ठीक है। तो आधा लीटर पानी में इसको हम डाल दिए, ठीक। कैसा विलयन बनाए हैं, तो असंतृप्त विलयन का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है ना और इसमें चीनी हम घोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस और घोल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ क्या कह रहा है कि किसमें भौतिक राशि नहीं बदली, इसमें कौन नहीं बदली, ठीक ना। देखिए इसमें हम कितनों चीनी मिला देंगे तो ये जो द्रव का जो आयतन है, जो आधा किलो हम डाले हैं इसमें आधा लीटर, तो ये आधा लीटर को तो आधा लीटर ही रहेगा, ये तो नहीं बदलेगा, ठीक ना। लेकिन इसका जो है आपको घनत्व और सांद्रता इसका जो है बदल जाएगा, ठीक ना। लेकिन ये जो इसका आयतन तो नहीं बदलेगा, ठीक है। यहाँ हमसे क्या पूछा है कि इसमें क्या होगा, क्या कौन नहीं बदलेगा, तो आयतन नहीं बदलेगा, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। इस समय से कौन जैव रूपांतरण है जो कि मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए अधिकतम ऊर्जा प्रदान कब होता है मानव शरीर को, जब देखिए एटीपी से जो है ना, आपको एटीपी से एडीपी बनता है, एटीपी से एडीपी जब का रूपांतरण होता है, तो इस क्रम में क्या होता है कि इसमें जो है ना आपको जल का अपघटन होता है, ठीक ना। तो ये जल के अपघटन में क्या होता है कि इसमें अधिक ऊर्जा, इस प्रक्रिया में क्या होता है आपको, तो ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक ना। तो इसी में अधिकतम ऊर्जा होती है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए एटीपी और एडीपी का फुल फॉर्म देख लेते हैं, ठीक। तो एटीपी का देखिए क्या होता है, सबसे पहले एटीपी को देखते हैं, ठीक। तो एटीपी होता है आपको एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक, ट्राइफॉस्फेट, ठीक। अब देखिए एडीपी, देखिए एडीपी का फुल फॉर्म होता है आपको एडिनोसिन यानी कि एडिनोसाइन ड्राइफॉस्फेट, ठीक। नहीं ड्राइफॉस्फेट, यहाँ ट्राई नहीं होगा, ठीक। यहाँ सॉरी डाइफॉस्फेट होगा, ठीक, फॉस्फेट होगा, ठीक। जिसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, ठीक ना। यानी कि ठोस अशुद्धि को हम शुद्ध करेंगे, ठीक। तो इसके लिए कौन उपयोगी नहीं, देखिए ऊर्ध्वपातन से तो हम ठोस किए थे पहला क्वेश्चन में, रवाकरण ये था, आपको रेत मिला था और नेफ्थलीन मिला था, तो ये तो करबे किए थे, ये होगा। क्रिस्टलीकरण भी हो जाएगा, ठीक। लेकिन आसवन जो होता है ये आपको जो है ना द्रव को करता है, ठीक। ये द्रव को शुद्धिकरण करता है, ठीक। नहीं कि डिस्टिलेशन जो होता है ये द्रव में होता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है, ठीक है। देखिए कोई व्यक्ति लिफ्ट में बैठा हुआ है, देखिए लिफ्ट में क्या क्या स्थिति होता है, कहाँ कहाँ पर क्या भार होता है, उस चीज़ को आज हम पूरी अच्छी तरह से देख लेते हैं, ठीक है। देखिए लिफ्ट में अगर बैठा हुआ है आदमी, देखिए लिफ्ट में जो बैठा है तो इस पर देखिए व्यक्ति का द्रव्यमान कुछ ना कुछ होगा, तो व्यक्ति का द्रव्यमान को हम एम मान लेते हैं, ठीक। एम क्या हो गया, व्यक्ति का द्रव्यमान हो गया, ठीक। और इसका भार कितना होगा, तो भार इसका डब्ल्यू हो गया, ठीक। और देखिए लिफ्ट जो है कुछ न गति से ऊपर नीचे जाते रहेगा, तो लिफ्ट का त्वरण कितना हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, ठीक। लिफ्ट का त्वरण ए हो गया, ठीक। और इस पर कुछ ना कुछ पृथ्वी भी गुरुत्वाकर्षण त्वरण लगा रहा होगा, तो जो ये क्या हो जाएगा आपको जी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए लिफ्ट में जो होता है, यानी कि लिफ्ट में जो भार का स्थिति होता है, तो उसका समीकरण क्या होता है, वो समीकरण होता है आपको डब्ल्यू बराबर, यानी कि भार क्या होता है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू बराबर होता है आपको एम इंटू जी प्लस माइनस ए, ठीक है ना। यहाँ जी क्या है, तो जी है आपको गुरुत्वाकर्षण त्वरण, ए क्या है, जो लिफ्ट का त्वरण है, ठीक है ना। अब देखिए लिफ्ट का स्थिति, सारी स्थिति को जान लेते हैं, ठीक है। देखिए पहला स्थिति क्या होगा लिफ्ट में, जिस तरह की लिफ्ट जो है आपको ये एक समान वेग से ऊपर जा रहा है, ठीक ना। ये एक समान वेग से ऊपर जा रहा है, ठीक ना। तो एक समान वेग से ऊपर जा रहा है तो इसका त्वरण तो जीरो हो जाएगा, ठीक ना। ये त्वरण इसका जीरो हो जाएगा। देखिए इसके लिए समीकरण क्या हो जाएगा, देखिए डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा आपको, तो एम प्लस जीरो हो जाए, सॉरी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एम जी प्लस माइनस है, तो यहाँ ऊपर जा रहा है तो यहाँ देखिए प्लस लगेगा, ठीक ना। तो प्लस लगेगा, ऊपर जाने पर प्लस हो जाएगा, तो एम इंटू जी, यहाँ त्वरण क्या हो गया जीरो हो गया, तो एम
प्लस 0 हो गया, ठीक है। यहाँ W बराबर क्या हो गया हमको, तो mg प्राप्त हुआ, ठीक है। mg क्या हुआ, या वस्तु का जो वास्तविक भार W जो है यही तो mg हुआ, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या, कब परिवर्तन नहीं होगा, ठीक ना, तो जब जो है आपको एक समान वेग से ऊपर जा रहेगा तो इसमें इसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। अब देखिए, अब दूसरा स्थिति क्या होगा कि जब ये एक समान वेग से नीचे उतरेगा, ठीक है। तो एक समान वेग से जब ये नीचे उतरेगा तो इसमें देखिए पुनः वही हो जाएगा आपको समीकरण, W बराबर m इंटू जी प्लस माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ नीचे आ रहा है तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक ना। तो फिर भी देखिए, तो एक समान त्वरण से नीचे उतर रहा है तो यहाँ पर भी जी 0 हो जाएगा, सॉरी ए 0 ही हो जाएगा। तो डब्ल्यू बराबर क्या होगा, m इंटू जी, अब माइनस में 0 हो जाएगा, ठीक। तो माइनस में 0 का थी यहाँ के डब्ल्यू बराबर mg हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ उसके भार में, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, हम दोनों तरफ उतार दिए हैं कि समान त्वरण से, ठीक ना। आप देखिए उसमें क्या करेंगे कि अगर लिफ्ट जो है ना त्वरण के साथ ऊपर जाएगा, ठीक ना। जैसे त्वरण उसका कितना है, तो ए त्वरण, ठीक ना। ए त्वरण के साथ अगर वो ऊपर जा रहा है, देखिए उसमें क्या भार हो जाएगा, उसमें देखिए भार क्या हो जाएगा, W बराबर देखिए m इंटू जी, ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर ए प्लस हो जाएगा, W ए जी प्लस ए हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ W बराबर क्या हो जाएगा कि mg प्लस का एम ए, ठीक नहीं। यहाँ देखिए एम जी जो इसका ओरिजिनल भार है ही है, यहाँ कि एम ए क्या क्या हो, एम ए का परिवर्तन मतलब कि एम ए बढ़ा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि लिफ्ट में जब हम ऊपर की ओर जाएंगे मतलब तो कुछ त्वरण के साथ, तो क्या हो जाएगा इसमें इसका भार क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक। अब देखिए त्वरण के साथ जब हम लिफ्ट में नीचे उतरेंगे तो क्या होगा, देखिए डब्ल्यू बराबर क्या होगा, m इंटू जी, नीचे उतर रहे हैं तो माइनस में जाएगा ए, ठीक। यानी कि ये क्या आ जाएगा आपको, एम जी माइनस एम ए आ गया, ठीक ना। यहाँ देखिए एम जी में कुछ ना कुछ कमी आ रहा है, ठीक है, यानी कि उसमें भार में कमी आएगा, ठीक ना। यहाँ देखिए आप यहाँ हमसे क्या पूछा है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का अपना भार कब अधिक मालूम पड़ रहा है, ठीक ना। अधिक मालूम पड़ रहा है तो ये देखिए ये वाला केस में आ गया, ठीक ना। यानी कि एक ये जो है ना आपको त्वरण के साथ ऊपर जा रहा है, ठीक ना। त्वरण के साथ क्या होगा, तो ऊपर जा रहा है, ठीक। तो तभी तो ये अधिक भार महसूस करेगा, ठीक। तो इसका उत्तर देखिए किस में दिया हुआ, देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो है कि जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर जा रही है, ठीक है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्यों। देखिए लोलक घड़ियां जो है ये गर्मी में सुस्त हो जाती है, क्यों हो जाती है, देखिए सबसे पहले देखिए लोलक घड़ी गर्मी में सुस्त कैसे हो जाए, देखिए ये जो है ना आपको आवर्तकाल पर निर्भर करेगा, ठीक ना। देखिए लोलक घड़ी का जो लंबाई कुछ न कुछ एल होगा, ठीक ना। देखिए गर्मी में क्या होगा, इसका लंबाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। गर्मी में लंबाई बढ़ेगा और ठंडी में क्या हो जाता है आपको, तो घट जाता है, ठीक ना। देखिए आवर्तकाल क्या होता है कि टी बराबर होता है 2π√L/जी होता है, ठीक ना। तो टी बराबर 2π√L/जी हो गया। यहाँ एल बढ़ा है तो इनकी आवर्तकाल क्या हो जाएगा आपको, ये टी क्या हो जाएगा आपको, बढ़ेगा, ठीक ना। यानी कि टी बढ़ेगा तो घड़ी क्या हो जाएगा आपको, सुस्त हो जाएगा, ठीक ना। यानी क्या कहा है कि यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती क्यों, तो क्यों हो जाती है, तो लोलक की लंबाई बढ़ा है तभी तो आवर्तकाल बढ़ा है, तो आवर्तकाल बढ़ा है क्या होगा, घड़ी सुस्त हो जाएगा, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है तो इसका क्या कारण, ठीक है। देखिए केस नली में जो है कोई भी तरल जो है ऊपर चढ़ता है चाहे नहीं चढ़ता है तो इसका क्या मुख्य रीजन है। देखिए इसका मुख्य रीजन है कि देखिए जो जिस तरल में जो है ना पृष्ठ तनाव जितना ज़्यादा होगा तो वो उतना ऊंचाई तक चढ़ेगा, और जिसका पृष्ठ तनाव जितना कम होगा वो उतना ही नीचे उतरेगा, मतलब उतना ऊंचाई तक वो नहीं चढ़ पाएगा, ठीक ना। ये देखिए प्रश्न में क्या कहा है, केस नली में क्या है, जल की अपेक्षा जो है एक तरल है, कोई तरल है और ज्ञात तरल है, ठीक ना, वो अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, यानी अधिक ऊंचाई तक चढ़ा है जल की अपेक्षा। इसका मतलब क्या होगा कि उसका जो है ना पृष्ठीय मतलब पृष्ठ तनाव क्या होगा कि जल की अपेक्षा क्या होगा, अधिक होगा, ठीक। तो ये किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया हुआ है कि तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा होगा, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि भारहीनता होती है, भारहीनता कहाँ पर होगा, देखिए डब्ल्यू बराबर एम जी है, तो देखिए एम जी में क्या देखिए कहीं पर भी देखिए जी चाहे जीरो हो जाए चाहे एम जीरो हो जाए तभी तो भारहीनता होगा, मतलब भारहीनता वहाँ पर भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ एम तो बदलता ही नहीं है तो जी पर ही हम देखेंगे, तो जी देखिए किस स्थिति में जीरो होगा, देखिए गुरुत्वाकर्षण जब वहाँ पर शून्य होगा, जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण कुछ नहीं लगेगा वहाँ पर जी का मान क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो जी का मान जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, एम इंटू जीरो कर देंगे तो पूरे को ये जीरो कर देगा, यानी कि यहाँ पर भारहीनता की स्थिति हो जाएगी, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है, ठीक। देखिए लोहे की सुई जो है ये पानी की सतह पर ये किस कारण से तैरती है, देखिए पानी का ये सतह है, ठीक, ये पानी का सतह है, ठीक। ये देखिए पानी का जो ऊपरी सतह होता है इसके अणुओं के बीच कैसा बल लगता है, तो ये देखिए समान अणु है तो इसके बीच कैसा लगेगा, तो ससंजक बल, ठीक। ये ससंजक बल, ठीक, इसके अणुओं के बीच क्या हुआ, ससंजक बल लगा, और ससंजक बल जो उत्पन्न हुआ इसके कारण जो है ना आपको पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है आपको पृष्ठ ससंजक बल के कारण ही यहाँ पर पृष्ठ तनाव
उत्पन्न होता है, ठीक ना। जब ये पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है तब जो है ना ये सुई के गुरुत्व बल को जो है ना ये संतुलित करता है, ठीक है। सुई जो यहाँ पर हम डालेंगे तो ये सुई का जो गुरुत्व बल होगा इसको संतुलन में रखेगा, ठीक ना, और संतुलन में रखेगा और यहाँ पर जो है ना सुई तैरते रहेगा, ठीक ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए हमसे प्रश्न में क्या पूछा है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण ही है, संतुलन में बना रहा है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होती है कि बाल्टी क्या होती है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि आर्किमिडीज का एक सिद्धांत है, जो आर्किमिडीज का जो प्लवन का सिद्धांत है उनके अनुसार क्या कहा है कि कोई भी वस्तु है अगर वो पानी के अंदर है, पानी के अंदर में है, तो उसका भार जो है ना पानी के बाहर की अपेक्षा क्या होगा? कम होगा, ठीक ना। और जो पानी के बाहर वो अगर आएगा तो उसका भार जो है ना पानी की अपेक्षा ज़्यादा आ जाए, ठीक ना। और देखिए पानी के अंदर में जो भार उसका होगा वो किसके बराबर होगा? जो उसके द्वारा हटाया गया जो द्रव होगा उसके बराबर होगा, ठीक ना। यहाँ देखिए हमसे क्या प्रश्न कहा है कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस क्या आता है? देखिए जब वो पानी के अंदर होगा तो वहाँ पर जो है ना आपको उसका भार कम होगा, ठीक ना। जो ही उसको पानी से बाहर आता जाएगा तो उसका भार क्या आ जाएगा आपको? तो भार क्या आ जाएगा? बढ़ता जाएगा, ठीक ना। भार में क्या आ जाएगा? उसका भार बढ़ते जाएगा, ठीक है। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए, देखिए ए में दिया हुआ है कि पानी की सतह के ऊपर भारी हो जाता है, ठीक है। कि पानी की सतह के अंदर क्या होता है? उसका भार जो है हल्का रहता है, ठीक ना। और जो ही पानी की सतह से ऊपर उठता है तो उसका भार में क्या होता है? तो वृद्धि होने लगता है, ठीक ना। भार क्या हो जाता है? ऊपर भारी हो जाता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो 3 डायमेंशनल फोटो बनाए, इसी को जो है त्रिविमीय फोटो बनाना है तो उसके लिए किसको पुनरावृत्ति करते हैं? कि इस तकनीक का नाम क्या है? तो इस तकनीक का नाम है आपको होलोग्राफी है, ठीक ना। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, होलोग्राफी, ठीक ना। देखिए होलोग्राफी में जो है किस किरण का प्रयोग होता है? तो इसमें आपको लेजर किरण का प्रयोग होता है। किसका? तो लेजर किरण, ठीक ना। तो लेजर किरण द्वारा जो है इसमें जो है फोटोग्राफी का मतलब त्रिविमीय आकृति बनाया जाता है, ठीक। चलिए आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें और आप वीडियो को लाइक भी कर ले और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ठीक। और चैनल को आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा ले, ठीक, ताकि आपको ताकि चैनल पर कोई भी अपडेट आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजबल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसके लिए डेली साइंस प्रैक्टिस सेट नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप पिछला वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। और जिनको रिवीजन भी करना है तो वहाँ जाकर आप रिवीजन भी कर सकते हैं। रिवीजन भी बहुत जरूरी है, ठीक है। बिना रिवीजन का कुछ संभव नहीं है, ठीक है। तो रिवीजन नहीं कीजिएगा तो पीछे की चीज़ आप भूलते जाइएगा, ठीक। तो इसी कारण से आप लोग को रिवीजन भी जरूरी है, ठीक। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।